दोस्तों, बहुत से लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं और बहुत से लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, भूत प्रेतों पर विश्वास करना या फिर ना करना सबका अपना निजी विषय है। लेकिन हम भूत प्रेतों पर विश्वास करें या फिर ना करें, पर इन चीज़ों का मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी में या फिर शेखी भगाड़ने के लिए बोली गई बात भी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज बाय रितेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लाता रहूँगा। तो आप सब अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और मैं आसाम में रहता हूं। और आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं उस बारे में सोचने से भी डरता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आसाम एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि जब भी वह घटना मुझे याद आती है तो मैं खुद को बहुत कोसता हूँ। वैसे मैंने मार्शल आर्ट सीखी होगी, इसे आप किक बॉक्सिंग भी कह सकते हो। हमारे गांव में इन सब का टूर्नामेंट चलता रहता है, लेकिन जो मैं खेलता था वो एक जुए की तरह था, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आता है। तो बात ऐसी है कि हर बार की तरह मैं टूर्नामेंट जीतकर अपने हिस्से का पैसा लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद घर वापस आ रहा था। मुझे अच्छे से याद है, हम 5 दोस्त थे और हम अपनी अपनी साइकिल पकड़कर पैदल ही चल रहे थे। उस समय करीब 10-11 बज रहे थे, लेकिन हम डरते नहीं थे। और जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते पर एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। एक तो रात का समय और उस पर माहौल एकदम सन्न था। पहाड़ियों के बीच जंगल और हम 5 फाइटर बेखौफ चले जा रहे थे। कब्रिस्तान आने ही वाला था कि मेरा एक दोस्त मुझसे बोला, ध्रुव, टूर्नामेंट में तो तुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर तेरा सामना किसी बुरी चीज़ से हो जाए तो क्या होगा? तो मैंने उससे पूछा, क्या बुरी चीज़? तो वह भूत प्रेत की बात करने लगा। मैंने कहा, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, पर वह बार बार इसी बारे में बोले जा रहा था। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने घमंड से बोला, देख, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे हरा कर ही दम लूँगा। और वैसे भी तू मरे हुए लोगों की बात कर रहा है, तो वह मेरे सामने क्या आएंगे जो पहले से ही मरे हुए हैं। मैं हंसता हुआ इन सब चीज़ों का मजाक उड़ा रहा था और लगातार उल्टा सीधा बोल रहा था। बातों ही बातों में हम कब्रिस्तान के सामने पहुंच गए। मेरे दोस्त ने मुझे चुप रहने का इशारा भी किया, पर मैंने उसकी एक ना सुनी, बस इन सब चीज़ों का मजाक बनाता रहा कि तभी हमें कब्रिस्तान के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पेड़ की मोटी डाली पर कुल्हाड़ी से लगातार वार कर रहा। हम सब ने एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखा, क्योंकि उस पुराने कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता था, तो अंदर फिर यह आवाज़ कैसी थी? और तभी मेरे दोस्त ने हमें अंदर चलने का इशारा किया और फिर हम सब दबे कदमों से उस आवाज़ का पीछा करने लगे। और फिर हमने एक बड़े से पेड़ के पीछे से झांक कर देखा कि एक आदमी, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, वह देखने में कोई भिखारी लग रहा था। वह मांस को अपने हाथ में पकड़े ताव से काट रहा था
तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि छोड़ो यार, कोई पागल लगता है, कहीं से चिकन का टुकड़ा उठा लाया हो जिसे यहाँ काट रहा है। उसकी बात सुनकर सब दोस्तों ने हामी भरी, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि यह सब नॉर्मल नहीं था और वह जो मांस काट रहा था वह मुझे चिकन नहीं लग रहा था। और हम सब वहाँ से वापस जा ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने उस मांस के टुकड़े को कच्चा चबाना शुरू कर दिया। यह देखकर हम में से एक को उल्टी हो गई और सब ने कहा छोड़ो, पागल ही है साला, चलो चलते हैं। पर मैंने मना कर दी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वह और क्या करता है। और मेरी बात सुनकर मेरे बाकी दोस्त वहाँ से चले गए और अब मैं अकेला ही वहाँ पर था। और फिर मैं उस मांस के टुकड़े को गौर से देखने लगा। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वह किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान का मांस है। और यह देखकर मेरे होश उड़ गए। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और यही सोचते सोचते मेरा पैर फिसल गया और आवाज़ सुनकर वह आदमी मेरी ओर देखने लगा। उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और उसके मुंह से भी खून टपक रहा था। मैं फौरन वहाँ से पागलों की तरह भागने लगा। मैं अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा डरा था। मैंने कब्रिस्तान के बाहर निकलकर अपनी साइकिल उठाई और रास्ता ऐसा था कि मुझे कब्रिस्तान के गेट के सामने से ही गुजरना था। और जब मैंने कब्रिस्तान के अंदर देखा तो वह आदमी अपना चाकू हिलाते हुए मुझे अंदर आने का इशारा कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊं। मैंने अपने सर को हिलाया और अपनी साइकिल पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूरी पर एक पुल था। पुल पार करते ही मेरी साइकिल की चैन उतर गई और मैंने जल्दी से उतरकर चैन लगाने की कोशिश की कि तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया और मुझे ठंड लगने लगी कि तभी कोई मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। मैंने तुरंत वहाँ से साइकिल भगाई और घर जाते जाते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी साइकिल भारी होती जा रही है। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कोई था या नहीं। मैं बस अपनी पूरी ताकत लगाकर साइकिल चला रहा था। मैं बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था और साथ ही साथ मैं खुद को कोस भी रहा था कि आखिर मैं वहां गया ही क्यों और क्यों मैं सबके चले जाने के बाद भी वहां रहा। और फिर घर पहुंचकर मैंने साइकिल को घर के बाहर ही फेंका और भागकर घर के अंदर चला गया और बिना हाथ पैर धोए उन्हीं कपड़ों में अंदर जाकर सो गया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा मेरे पास आए, लेकिन मैंने उनके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप सोता रहा। और फिर अगले दिन मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और तब भी मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सोचा कि शायद ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से तबीयत खराब हो गई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब मुझे वह आदमी सपने में भी दिखने लगा था और धीरे धीरे कब वो सपनों से मुझे हकीकत में दिखने लगा मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन इसके बाद भी मैंने अपने घर में कुछ नहीं बताया।
ये बात मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को ही बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि कभी भी ऐसी बातें घर वालों से नहीं छुपानी चाहिए और मुझे अपने घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन उस वक्त मैं घर वालों की डांट की वजह से नहीं बता पा रहा था और मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और इसी वजह से मैं अपने टूर्नामेंट पर भी नहीं जा पा रहा था और ना ही अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर पा रहा था। हर चीज़ से मेरा ध्यान दूर हो रहा था। मैंने बहुत बार डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन हर बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन यह नॉर्मल सिर्फ बाहर वालों के लिए ही था। मेरे घर वाले सब कुछ समझ चुके थे और फिर एक दिन मेरे दादा मुझे एक अघोरी बाबा के पास ले गए। हमारे यहाँ बहुत से अघोरी आते जाते रहते हैं और जब मैं अपने दादाजी के साथ बाबा जी के यहाँ पहुँचा, उस वक्त बाबा एकांत में बैठकर चिलम फूंक रहे थे और मुझे देखते ही वह सब समझ गए। मुझे देखते ही उन्होंने मेरे साथ घटी सारी बात दादाजी को बता दी। मैं उन्हें बस हैरानी से देखता ही रह गया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बोला था वह सब कुछ सच था। फिर बाबा जी ने पता नहीं क्या मंत्र बोला और साथ ही बोले बाबा का जोर से नाम लेकर चिलम का आखिरी कश मारकर उसका सारा धुआं मेरे ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने मुझ पर धुआं छोड़ा, मुझे अच्छा सा महसूस होने लगा। मैंने खुद को पहले से बेहतर पाया। इसके बाद बाबा ने मुझे चिलम की राख दी और कहा कि जिस दिन तुझे वह राक्षस दिखा था, उसी दिन कब्रिस्तान में जाकर तुझे माफ़ी मांगनी होगी और अगर इसके बाद भी वो तुझे दिखाई दे तो भागना मत और इस राख को अपने हाथ पर रगड़ लेना, इससे वो तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा की सारी बात सुनकर मैंने ठीक वैसा ही किया और फिर सब कुछ करने के बाद मैं उन्हीं बाबा के पास वापस गया तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने जो कुछ भी देखा और जिसकी वजह से यह सब हो रहा था, वो एक शैतान राक्षस था और मैंने उस वक्त जो कुछ भी उससे कहा था वो सब उसने सुन लिया था, क्योंकि मैं उन चीज़ों का मजाक बना रहा था और इसलिए उसने मुझे अपना निशाना बनाया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इन सब चीज़ों का मजाक नहीं उड़ा। उनका कहना था कि अगर इन सब चीज़ों का सम्मान नहीं कर सकते तो इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाने का अधिकार भी किसी को नहीं है। बस यही थी मेरी कहानी। जब मेरा सामना पहली बार इन चीज़ों से हुआ तो दोस्तों, देखा आपने, हम कभी भी कुछ भी बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके बोले हुए शब्द तुरंत किसी को ठेस पहुंचाएं। हो सकता है कि सब एक जगह या फिर वक्त का खेल हो, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियाँ ऐसी सुनसान जगहों और अंधेरी जगहों पर ज़्यादा महसूस होती हैं, जहाँ लोगों का आना जाना बेहद कम हो। और आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की तरफ, जो हमें भेजी है पानीपत के सुमित ने। आगे की कहानी सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं पानीपत से 28 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला हूँ। जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ वह घटना मेरे ताऊ जी की लड़की के साथ घटी थी। हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरी कज़न मुझसे 5 साल बड़ी है। वह गांव के ही एक टीचर से मैथ्स का ट्यूशन पढ़ती थी। एक दोपहर जब वह ट्यूशन से घर आई तो उसकी तबीयत खराब लग रही थी। मेरी ताई जी ने उसे एक पैरासीटामोल की गोली देकर आराम करने को कहा, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई।
अगले दिन ताऊजी उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए और दवाई दिलाई। 3-4 दिन बीत जाने पर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था और फिर वह कुछ भी खा पी नहीं रही थी। वह जब भी कुछ खाती तो उल्टी कर देती। हम सब बहुत परेशान थे। एक दिन सुबह हम लोग टीवी देख रहे थे। मेरी कज़न एक चारपाई पर लेटी हुई कि अचानक वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह बस यही बोल रही थी, वह औरत हम सबको मार डालेगी, वह औरतें हम सबको मार डालेंगी। उसकी आवाज़ सुन हम सब लोग उसके पास गए और मेरे पापा ने उससे पूछा, कौन औरतें? तुम किन औरतों की बात कर रही हो? तो उसने कहा, वही औरतें जो पापा के पास खड़ी। पर उसके पापा वहाँ उस कमरे में थे ही नहीं। तो मेरे पापा ने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा, वह बाहर आंगन में शेव कर रहे हैं। और जब हम लोग बाहर आंगन में गए तो वहाँ पर ताऊजी सच में शेव कर रहे थे, जबकि अंदर कमरे से वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर उसे कैसे पता चला कि ताऊजी बाहर शेव कर रहे हैं? हम सब लोग बहुत हैरान थे, पर मेरी दादी जी सब समझ चुकी थी कि हो न हो इसके ऊपर ज़रूर किसी प्रेतात्मा का साया आ गया है। तो फिर हम लोगों ने गांव के ही एक तांत्रिक को घर पर बुलाया। जब वह तांत्रिक घर आया तो उसे देखकर दीदी हंसने लगी। वह हंसते हुए कह रही थी, तू भगाएगा, तू भगाएगा हमें, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चला जा यहाँ से। और यह सब बोलते हुए दीदी की आवाज़ और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी और उनका चेहरा भी काफ़ी डरावना हो गया था। उस तांत्रिक ने बहुत कोशिश की पर वह दीदी को ठीक नहीं कर पाया। और फिर उस तांत्रिक ने ताऊजी से कहा, अगर इस पर 1 या 2 प्रेतों का साया होता तो मैं इसे ठीक कर देता, पर इस पर कई प्रेतों का साया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ताऊजी ने कहा, अब हम क्या करें, इसे कहाँ लेकर जाएं? तो वह तांत्रिक बोला, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो बालाजी का मंदिर है, आप इसे वहाँ ले जाएं। उस मंदिर के पुजारी को इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, वह अवश्य ही इसे ठीक कर देंगे। उस तांत्रिक की बात सुन ताऊजी और पापा दीदी को उसी वक्त साथ लेकर मंदिर के लिए निकल गए और मैं भी अपनी साइकिल लेकर मंदिर के लिए चल पड़ा। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो मैंने देखा मेरी कज़न वहां मंदिर में बैठी थी और वह कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती और कभी रोने लगती। मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा कि बता तू कौन है, पर वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। यह देखकर पुजारी जी ने गंगा जल उठाया और कुछ बोलकर उस पर फेंक दिया। गंगा जल के छींटे पड़ते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो पुजारी ने उससे फिर पूछा, बोल कौन है तू? तो वह रोते हुए बोली, हम एक नहीं हम 5 हैं। हम लोग पास ही की नहर में नहाते हुए डूबकर मर गए थे और फिर एक दिन हमने इस लड़की को साइकिल पर जाते हुए देखा। यह लड़की हमें पसंद आ गई और हम 5 इस पर आ गए और अब हम इस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे। यह बात सुनकर हम सब लोग काफ़ी डर गए और फिर पंडित जी बोले, तुम इस लड़की को कहीं लेकर नहीं जाओगे, छोड़ दो इस लड़की को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वह बोली, यह लड़की हमें बहुत पसंद है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और यह कहकर दीदी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर पंडित जी बोले, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद पंडित जी ने बालाजी के पैरों से सिंदूर लिया और कुछ बोलते हुए दीदी के माथे पर लगा दिया। दीदी के माथे पर
सिंदूर लगते ही दीदी जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर बेहोश हो गई। और फिर कुछ देर बाद जब वह होश में आई तो एकदम नॉर्मल थी। पंडित जी बोले, यह एकदम ठीक है, बालाजी की कृपा से सब ठीक हो चुका है। और फिर सब लोग दीदी को लेकर घर आ गए। फिर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। आज दीदी की शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे भी हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक